नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों को सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं रहती है। अब जब भी कोई बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचता है तो बहुत सारे किंतु परंतु, सवाल, आक्षेप, संदेश, शंकाएं, अंदेशे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी साख बहुत बुरी तरह से गिरा ली है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह के फैसले वहां से आए हैं उनमें साफ तौर पर दिखा है कि सरकार के साथ मिली भगत रही है। बहुत सारे फैसले, बल्कि अधिकांश फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का साथ दिया है और जो न्याय कहता है वो नहीं किया है उसने, या कई बार न्याय किया भी है तो आधा अधूरा किया है, जिससे सरकार को बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, सत्तारूढ़ दल को परेशानी ना हो। इसीलिए जब ये SIR का मामला, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और इतने सारे राजनीतिक दलों की तरफ से पिटीशन फाइल हुई थी। ADR जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, वो सबसे पहला संगठन था जिसने पिटीशन फाइल की थी। उसके बाद बहुत सारे राजनीतिक दलों की तरफ से गई, एक योगेंद्र यादव भी उसमें शामिल हुए और एक बड़ी सुनवाई का आधार बना। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट शायद चुनाव आयोग का ही साथ देगा, कि चुनाव आयोग क्योंकि सरकार के साथ है और सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन शायद जो विपक्षी दल हैं, जो याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने इतनी तैयारी की थी, इतने सारे प्रमाण और तर्क इकट्ठे करके सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे कि सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि उसे इन्हें खारिज करना आसान नहीं होगा, क्योंकि चुनाव आयोग ऐसी जगह पर खड़ा था जहां उसकी चोरपना साफ दिख रहा था और इन बहस में, इन दलीलों में उसका वो चोरपना वो और भी उजागर होता चला गया। 3-4 दिन की जो बहस हुई उसमें जबरदस्त तरीके से चुनाव आयोग को इन याचिकाकर्ताओं ने, उनके वकीलों ने एक्सपोज करके रख दिया। वो जिस तरह की अकड़ दिखा रहा था, जिस तरह से यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की, सुझावों की भी अवहेलना कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट पहले दिन से कह रहा था कि भाई आधार कार्ड मान लो, राशन कार्ड मान लो, वोटर कार्ड मान लो, लेकिन नहीं, हम नहीं मानेंगे, इस जिद पर था। और ये जिद उसकी आगे और बढ़ती चली गई जब 65 लाख लोगों को बिहार की सूची से उसने बाहर किया, ये कहते हुए कि उसमें इतने लोग मृतक हैं, इतने लोग पलायन कर गए हैं, इतने लोग के नाम डुप्लीकेशन में हैं, इतने लोग लापता हो गए हैं। इस तरह से उसने सूची को छिपा कर रखा। उसने नाम के साथ कारण बताने से इनकार कर दिया। उस सूची को डिजिटल फॉर्मेट में देने से मना कर दिया। एक बार अपलोड किया और फिर उसे हटाकर स्कैन कॉपी अपलोड की, ताकि कोई उसकी जांच पड़ताल आसानी से न कर सके। और सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा भी दे दिया कि हम उसे डिजिटल फॉर्मेट में नहीं दे सकते, हम उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। तो ये अड़ियलपन, ये जिद्दीपना चुनाव आयोग दिखा ही रहा था। इतने सारे आरोप उस पर लग रहे हैं, इसके बावजूद वो अड़ा रहा। लेकिन जब बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में और जब चारों तरफ से उस पर हमले हुए, उसकी जो परत खोल दी गई, उसके धागे धागे नोच दिए गए, तब वो निर्वस्त्र खड़ा था। उसके पास, वो असहाय हो गया था कि उसके पास कुछ तर्क नहीं रह गए थे। तो अंततः सुप्रीम कोर्ट ने उसे निर्देश दे दिए। मानने से फिर भी इनकार कर रहा था, लेकिन साफ कह दिया कि आपको आधार कार्ड स्वीकार करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी जीत है याचिकाकर्ताओं की, विपक्षी दलों की, और जो लोग भी लोकतंत्र और चुनाव प्रणाली में पवित्रता चाहते हैं, शुद्धता चाहते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी जीत कायम हो गई। एक तो ये हुआ कि आधार कार्ड मान्य हो गया। दूसरी बड़ी जीत ये हुई कि 65 लाख लोगों की जो जानकारियां छिपाना चाहता था सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग या पूरी आम जनता से चुनाव आयोग, वो उसे सार्वजनिक करने के लिए अब बाध्य होना पड़ गया है। अब उसे मजबूरन वो सारा डाटा
पब्लिक में लाना पड़ेगा। वो प्राइवेसी का बहाना कर रहा था कि इन मतदाताओं की जो निजता है उसका उल्लंघन करेगा। हालांकि पूरी सूची उसने वेबसाइट पर डाल रखी है, लेकिन स्कैन कॉपी के रूप में, तब निजता का उल्लंघन नहीं हो रहा है। ऐसे में निजता का उल्लंघन हो जाएगा। तो बहाने तो उसने 100 बनाए, लेकिन बहाने चले नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो पिटीशन लेकर गए थे वो बहुत सारी तैयारी के साथ गए थे। और इस बीच में ये मानना पड़ेगा कि हमारे साथ बहुत सारे हमारे पत्रकार बंधुओं ने बिहार में इतना काम किया है इस मोर्चे पर कि तमाम जानकारियाँ सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए आ चुकी हैं और वो इन याचिकाकर्ताओं को भी मिल गई और उनका पक्ष और भी मजबूत होता चला गया। तो इसमें गोदी मीडिया का नहीं, गोदी मीडिया तो पर्देदारी में ही लगा रहा, लेकिन एक जो सोशल मीडिया था, अल्टरनेटिव मीडिया था, उसने अपना काम बहुत ही बहादुरी से और बहुत समझदारी से और बहुत मेहनत के साथ किया और उसकी वजह से चीज़ें बदलती चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 2 बड़े काम किए हैं वो थोड़ा सा आश्वस्त करते हैं हम सबको कि एक तरह की पारदर्शिता आएगी अब इस पूरे चुनाव आयोग के कामकाज में। कम से कम ये जो 2 चीज़ें हुई हैं इसमें पारदर्शिता का सिद्धांत दिखता है कि आपको पारदर्शिता दिखानी पड़ेगी, पारदर्शी होना पड़ेगा। मतदाताओं से और राजनीतिक दलों से या समाज सेवियों से आप जानकारी छिपा नहीं सकते, आपको ये अधिकार नहीं है। ये एक पहला कदम है, अभी पूरा निर्णय आया नहीं है, ये अंतरिम आदेश है। इसमें केवल 65 लाख लोग जिनके नाम काटे गए हैं उनके बारे में फैसला लिया गया है। उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंगलवार तक आप हमें जो काम आपने किया है उसकी सूचना दीजिएगा और अगले शुक्रवार को हम इसके आगे की सुनवाई करेंगे। और उस आगे की सुनवाई में बहुत संभव है कि वो जो 7 करोड़ 24 लाख लोगों के नाम हैं, जिसमें आशंका जताई जा रही है कि 10 से 12% लोगों के नाम और कट सकते हैं, वो मुद्दा भी उठेगा। और फिर मुद्दा ये भी उठेगा कि अगर इस तरह से काम हो रहा है, सूचियां बन रही हैं जिसमें बहुत सारी की डिस्क्रिपेंसीज हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, उनसे चुनाव कैसे करवाया जा सकता है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 25 सितंबर तक वो पूरी जो चुनाव की मतदाता सूची है उसको तैयार कर लेगा और 30 सितंबर को फ्रीज कर देगा। अब फर्ज कीजिए कि जिन लोगों के नाम नहीं हैं वो क्या करेंगे, उनके अपील के लिए कितना समय दिया जाएगा, सुनवाई के लिए कितना समय होगा, कार्रवाई के लिए कितना समय होगा। और ये कई स्तरों पर अपील होती है। मान लीजिए निचले स्तर पर ठुकरा दी गई, उसके ऊपर स्तर पर जाने में कितना समय मिलेगा, उसके ऊपर स्तर पर जाने में कितना समय मिलेगा, वो समय रह ही नहीं जाएगा। और चुनाव आयोग आमादा है कि इसी प्रोसेस से तैयार की गई मतदाता सूचियों के आधार पर वो बिहार के चुनाव करवाना चाहता है। तो क्या ये सही होगा कि इस तरह की मतदाता सूची जिसमें बहुत सारे नाम काटे जा चुके हों बेवजह, जो कि उनको मताधिकार से वंचित करके, क्या ये चुनाव करवाना उचित होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये तो संविधान के भी खिलाफ होगा, लोकतंत्र के भी खिलाफ होगा और ये चुनाव नहीं रह जाएगा। और इसमें और भी खतरे हैं। खतरा एक ये भी है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लेकिन अगर किसी ने, मेरे मित्र, मेरे दुश्मन ने मेरा नाम वोटर लिस्ट से हटवा दिया और मुझे अंतिम समय में पता चला, तो मैं तो चुनाव भी नहीं लड़ पाऊंगा। और ये काम चुनाव आयोग अपने आकाओं के इशारों पर कर भी सकता है। बहुत सारे नेताओं के नाम गायब हो सकते हैं, फिर तो चुनाव हो जाएंगे। फिर आप चुनाव के बाद शोर मचाते रहिए, कोर्ट कचहरी करते रहिए, आप क्या हासिल कर पाएंगे? तो ये बड़ा खेल भी हो सकता है। बहुत सारी तिकड़में अभी चुनाव आयोग और मोदी सरकार की जेब में होंगी, वो अभी बाज नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें बिहार चुनाव किसी भी कीमत पर जीतना है। वो किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना चाहते हैं बिहार का, और इसीलिए ये सारी तिकड़में की गई। ऐन वक्त पर SIR की घोषणा की गई, 2 महीने में उसे कंप्लीट करने की बात कही गई। ये सारा कुछ खेल अब खुलता जा रहा है। जैसे जैसे मतदाता सूचियों का सच लोगों के सामने आ रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है
कि क्या खेल हो रहा है। लेकिन देखिए, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये काम बड़ा कर दिया है, अभी अगले दौर में क्या होता है ये भी हमें देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को एक लॉजिकल एंड तक ले जाता है कि नहीं। लॉजिकल एंड क्या है? लॉजिकल एंड ये है कि इन मतदाता सूचियों से ये चुनाव नहीं होगा। आप इन मतदाता सूचियों को पूरी तरह से शुद्ध कीजिए, अगले चुनाव की तैयारी कीजिए। ये जो चुनाव होंगे ये उसी मतदाता सूची से होंगे जो कि जनवरी में आपने समरी रिवीजन से तैयार किया था और जिनको पिछले मार्च में आपने पब्लिश भी कर दिया था। वो तैयार मतदाता सूची है, उनके आधार पर आप चुनाव करवाइए। अगर ये मतदाता सूची इसी मतदाता सूची पर होगा गड़बड़ वाली, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने की जो कोशिश की जा रही है वो कहीं कामयाब ना हो जाए, वो किसी हद तक कामयाब भी हो सकती है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद एक दूसरी लड़ाई का फ्रंट है बिहार का मैदान, जहां पर विपक्षी दल उतर रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव 17 तारीख से अपना चुनाव अभियान और उसमें वोट चोरी, वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो वो एक और स्तर पर कार्रवाई है जिसमें अगर चुनाव आयोग कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश भी करेगा तो दबाव जनता की तरफ से भी बनाया जाएगा, राजनीतिक दलों की तरफ से भी बनाया जाएगा कि वो ऐसा न कर सके। ध्यान रखिए कि तेजस्वी यादव ने पिछले कुछ दिनों में और बहुत सारे भंडाफोड़ कर दिए हैं चुनाव मतदाता सूची को लेकर। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं विजय सिन्हा, उनके 2 कार्ड बने हैं, उनको उसने एक्सपोज किया। कल ही उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिराग पासवान की पार्टी के कई एमएलए एमएलसी के कई कार्ड होने की खबर को एक्सपोज किया, प्रूफ रखे सामने, सबके सामने। तो राजनीतिक दल भी अपना काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग की गड़बड़ियों को एक्सपोज करके जनता में इसकी जागरूकता पैदा करके एक दबाव बनाने का काम उस स्तर पर भी हो रहा है। एक बात और मैं इससे जुड़ी करना चाहता हूं जो सीधे एसआईआर से नहीं जुड़ी है, चुनावी धांधलियों से जुड़ी है। अब देखिए कि अनुराग ठाकुर ने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि इन 6 लोकसभा सीटों पर गड़बड़ियां हुई हैं। अब उसके काउंटर में पवन खेड़ा जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की और पूछा चुनाव आयोग से कि हमें एक असेंबली का एनालिसिस करने में, उसमें फर्जीवाड़ा पकड़ने में 6 महीने लग गए। अनुराग ठाकुर ने कैसे इसे 6 दिनों या 6 घंटे में कर डाला? क्या आपने उन्हें डिजिटल मतदाता सूची दी थी? उन्हें दी थी तो हमें क्यों नहीं दे रहे? और बिना डिजिटल मतदाता सूची के अनुराग ठाकुर कैसे ये बात कह सकते हैं कि इन 6 लोकसभा सीटों पर धांधली हुई है? और अनुराग ठाकुर अगर धांधली की बात कर रहे हैं तो ये तो खुद को एक्सपोज कर रहे हैं और चुनाव आयोग को एक्सपोज कर रहे हैं कि उसके रहते ये धांधलियां हो रही हैं। फिर ये भी सवाल उठा कि आपने राहुल गांधी जब प्रेजेंटेशन दे रहे थे धांधली का, तो आपने जब वो दे रहे थे तभी उन्हें हलफनामा देकर ये बात कहने का आदेश दे दिया था। लेकिन क्या अनुराग ठाकुर को अभी तक ये आदेश गया है? क्या उनसे कहा है कि आपने जो धांधली के आरोप लगाए हैं उनके लिए आप शपथ पत्र देकर चुनाव आयोग में सबूत पेश करें? नहीं कर रहे हैं। यहीं पर सरकार, मोदी सरकार और बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत भी जाहिर होती है कि कैसे ये मिलजुल कर काम कर रहे हैं, कैसे खेल खेल रहे हैं मिलजुल कर। अनुराग ठाकुर ने सोनिया गांधी के को लेकर भी एक कंट्रोवर्सी पैदा की जो एक्सपोज हो गई। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जब इस देश की नागरिक नहीं बनी थी तभी उनको मतदाता सूची में उनका नाम शामिल करवा दिया गया था 1980 में। अब 1 जनवरी 1980 की बात उन्होंने की। 1 जनवरी 1980 में देश में किसकी सरकार थी? जनता पार्टी की सरकार थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी भी साझीदार थी। तो उसके शासनकाल में ये हुआ है, यानी जिम्मेदार कौन है? ये कांग्रेस ने तो नहीं करवाया,
आपकी पार्टी ने करवाया। एक बात। दूसरी बात ये कि जो डॉक्यूमेंट दिया गया वो अपने आप में फर्जी डॉक्यूमेंट है, उसका फर्जीवाड़ा पकड़ में आ गया, क्योंकि 1980 में दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन नहीं थी, वो केवल यूनियन टेरिटरी थी। तो ये यहाँ भी समझ में आ गया कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट पेश करके एक आरोप लगाया गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार खुद एक्सपोज हो रही है। सरकार खुद अपने को कटघरे में खड़ा कर रही है, चुनाव आयोग को एक्सपोज कर रही है, पूरी चुनाव प्रणाली कैसे एक्सप्लॉइट की जा रही है उसके बारे में बता रही है। तो ये तमाम चीज़ें बता रही हैं कि अब वो समय आ गया है जब कुछ फैसले किए जाने चाहिए। एक तो ये कि राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाना चाहिए कि ये चुनाव कितने जो 2024 में हुए थे कितने साफ सुथरे थे, और अगर उनमें धांधली हुई थी तो फिर इस सरकार को जाना चाहिए, मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये अवैध सरकार है। और मोदी जी की कंस्टिट्यूंसी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने डाटा मांग लिया है कि आप बनारस की जो वोटर लिस्ट है वो हमें दीजिए और जो वोट पड़े हैं उनका विवरण हमको दीजिए, हम उनकी जांच करेंगे। आपको याद होगा कि 6 राउंड में प्रधानमंत्री पीछे चल रहे थे और फिर अचानक 1.5 लाख वोटों से जीत गए, और 1.5 लाख वोट तो वो है जब 4 लाख से नीचे आ गए थे। तो अगर वो आंकड़े निकलते हैं और उसमें पता चलता है कि हाँ गड़बड़ी हुई थी, तो प्रधानमंत्री फिर क्या देश को मुंह दिखाने लायक रह जाएंगे? ये सवाल है, इन पर विचार कीजिएगा। नमस्कार।